हेलो फ्रेंड्स, तो इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं हम कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में काफी डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या जो इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। कंपनी की Q3 रिजल्ट आ चुकी है और इस रिजल्ट के आने के बाद कंपनी का स्टॉक काफी नीचे गिर चुका है। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि इज समथिंग रॉन्ग विद कोटक महिंद्रा बैंक, and some people who had missed the rally they are looking out to participate। तो इन दोनों टाइप के इन्वेस्टर के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसी रही, कंपनी के बिजनेस कैसा रहा, नेट इंटरेस्ट इनकम, कासा से लेकर के डिपॉजिट्स, एवरीथिंग वी विल डिस्कस एंड देन विल कंपेयर इट विद इट्स एग्जैक्ट पीयर एंड दैट इज HDFC बैंक लिमिटेड, क्योंकि इसके भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो इन दोनों के Q3 के रिजल्ट्स हम कंपेयर करेंगे and then we will see ultimately that whether this company is a good buy at current price or should we wait further to drop it down or should we just jump on। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप रहना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेटेड, आप कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना चाहते हैं और टाइम नहीं होता आपके पास, तो साधन को जरूर सब्सक्राइब करें। साधन इज ट्राइंग टू हेल्प आउट रिटेल इन्वेस्टर to do authentic third party complete research and analysis। तो इस तरह की एनालिसिस वीडियो के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ द डे एंड दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। एक बैंक और एक नॉर्मल ऑपरेटिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ा अंतर होता है, तो हम जो टर्म आज यूज करने वाले हैं उसे मैं साथ में एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा सो दैट यू गेट टू नो कि एक बैंक को कैसे देखना चाहिए। तो सबसे पहला टर्म जो है वो है NII यानी नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम पहले होता क्या है? ये बेसिकली नेट होता है। नेट यानी कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन A एंड B एंड A हियर इज टोटल इंटरेस्ट इनकम। टोटल इंटरेस्ट इनकम माइनस टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस को नेट करने पे जो इनकम बचता है उसे ही बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। तो ये अगर जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। तो एक नॉर्मल कंपनी में जैसे टॉप लाइन होती है, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये किसी कंपनी के लिए ये एक टोटल ऑपरेटिंग इनकम की तरह होता है। आपके सामने मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का NII पिछले 8 क्वार्टर में कैसे मूव हुआ है वो मैं दिखला रहा हूं। तो अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो पिछले एक साल पहले Q3 FY20 में इस कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम था 4,416 करोड़, जो बढ़कर के 5,160 करोड़ हो गया है। दैट गिव्स अ जंप ऑफ 16% व्हिच इज अ सॉलिड जंप। बट कोटक महिंद्रा बैंक के हिसाब से थोड़ा कम है, बट इट इज अ मॉडेस्ट जंप, इट इज अ मॉडरेट जंप, सो नथिंग रॉन्ग आउट हियर, एवरीथिंग लुक्स फाइन। अब नेट इंटरेस्ट इनकम के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे देखना चाहिए इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज ग्रोन बाय 20%। बट अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में जहां इस कंपनी ने 3,914 करोड़ की प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट की थी, वहीं इस क्वार्टर में ये नंबर रिड्यूस हो गया है बाई सम 400 ऑड करोड़। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। कंपनी ने इस क्वार्टर में अपनी प्रमोशन करने के लिए कुछ ज्यादा एक्सपेंड किया, कंपनी को लोन रिकवरी के लिए अपने एक्सपेंसेस ज्यादा करने पड़े, तो नेट 220 करोड़ का एडिशनल एक्सपेंस, एडिशनल ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड हो गया कंपनी की P&L में, और इसके कारण इस कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिड्यूस हो गई बाई 220 करोड़। साथ ही KMBL ने 240 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन किया है, जिसके कारण PBT पे एक नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। इसी कारण क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज गॉन डाउन। अब ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज ग्रोन बाय 11%। ये जंप जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के जंप से थोड़ा सा कम है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20% से ग्रो किया, बट पैट हैज ग्रोन बाय 11%। इसका रीजन ये है कि पिछले साल इसी क्वार्टर में उस साल टैक्स एक्सपेंसेस कंपनी को कम करना पड़ा था, बिकॉज कुछ फेवरेबल रूलिंग आ गई थी कोर्ट में, जिसके कारण कंपनी को कम टैक्स देना पड़ा था। बट इस बार ऐसी कोई रूलिंग नहीं थी, इस बार सिंपल नॉर्मल टैक्स इन्होंने दिया, तो टैक्स एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा था, इसीलिए PBT तो ज्यादा से बड़ा, बट टैक्स कंपोनेंट पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा था, तो पैट जो है 11% से ही ग्रो कर रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसा टर्म जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, और ये टर्म है NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। बहुत बार सुना होगा आपने कि HDFC मेंटेन्स अ नेम ऑफ दिस, कोटक महिंद्रा मेंटेन्स नेम ऑफ दिस। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये निम होता क्या। अभी आपने नेट इंटरेस्ट इनकम समझ लिया, तो अगर आप NII को समझ चुके हैं तो निम इज NII डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। निम डिनोट करता है कि आपके पास 100 रुपए थे तो आपने
कितने पैसे कमाए एज अ नेट इंटरेस्ट, कितने पैसे एज अ मार्जिन आपने कमाए ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 100। तो निम अगर 3% है दैट इज वेरी गुड, 4% इज रियली गुड। सो जितना ज्यादा निम हो उतना ही अच्छा है किसी भी बैंक या एनबीएफसी के लिए। तो पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का निम था 4.5%, जो कि इनके पिछले साल के FY20 के निम से थोड़ा सा कम है। और अगर इस 4.5 को एचडीएफसी बैंक के लास्ट क्वार्टर के निम से कंपेयर करें तो वहां पे वो स्कोर कर जाते हैं, बट एचडीएफसी से कोटक महिंद्रा बैंक का निम बेहतर है, ये बात तो साबित हो जाती है। अब मैं बात करूंगा एक ऐसे इंपॉर्टेंट रेशियो की जिसे देखने के बाद ही किसी बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का पता चलता है कि क्या कंपनी एफिशिएंट है, एम्प्लॉय को कैसे यूज कर रही है, अपने टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर पा रही है, या उसका कलेक्शन मैकेनिज्म कैसा है, एंड ऑल दोस थिंग्स। तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स को डिनोट करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। तो ये कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस को डिवाइड कर देते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस अदर इनकम से। तो कॉस्ट टू इनकम के बारे में बता दूं, ये जितना कम हो उतना ही बेहतर है, यानी आप कम कॉस्ट पे ज्यादा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक हैज बीन अ पायनियर इन लो कॉस्ट टू इनकम रेशियो। इस क्वार्टर में भी एचडीएफसी बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो रहा है 36% का, वहीं कोटक महिंद्रा बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो हैज बीन वे अहेड ऑफ इट 52%, व्हिच इज इवन हायर देन लास्ट ईयर जो उन्होंने कॉस्ट टू इनकम मेंटेन किया था 47% का। तो कॉस्ट्स आर गोइंग हेवायर ऐसा लग रहा है कोटक महिंद्रा बैंक में। नाउ विल टॉक अबाउट कासा रेशियो। कासा यानी करंट एंड सेविंग अकाउंट। बैंक के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? फंड्स। और रॉ मटेरियल सोर्सिंग का सबसे आसान तरीका होता है रिटेल डिपॉजिट्स, और ये डिनोट होता है थ्रू सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कॉर्पोरेट्स खोलते हैं बैंक के पास और अपने फंड जमा करते हैं। तो कॉर्पोरेट अकाउंट्स यानी करंट अकाउंट्स पे बैंक्स को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, तो ये एक बहुत ही लो कॉस्ट सोर्स है फंडिंग का। और सेविंग अकाउंट पे भी कंपनीज बैंक्स ज्यादा पे नहीं करते, जो फिक्स डिपॉजिट से कम ही पे करना होता है। तो सेविंग अकाउंट इज ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर एनी बैंक। उसके अगेंस्ट अगर वो बोरोइंग करने जाए तो उन्हें ज्यादा कॉस्टली होता है। अगर किसी बैंक के पास कासा रेशियो अच्छा है देन बैंक हैज अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल, और ऐसा ही एग्जैक्टली है कोटक महिंद्रा के साथ। इस क्वार्टर में KMBL का कासा रेशियो बढ़ गया है 58.9%। रफली 59% ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स इज इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड सेविंग अकाउंट। सो दैट शोज दैट कंपनी हैज अ वेरी रोबस्ट बिजनेस मॉडल, और वो अपनी इस स्ट्रेंथ को प्ले करते जा रहे हैं। दैट इज वेरी गुड थिंग। इनका कासा मैं एक पिछले कई सालों से ट्रैक कर रहा हूं और वो अब अपने हिस्टोरिकल हाई पे है। लास्ट ईयर इनका कासा 50% था, और एचडीएफसी का इस क्वार्टर का कासा तो 43% ही है। सो दे आर बेटर इन टर्म्स ऑफ कासा ग्रोथ फ्रॉम देयर कंपटीशन, दैट इज एचडीएफसी और एनीबडी एल्स। तो कासा में जो करंट अकाउंट का पोर्शन है दैट हैज ग्रोन बाय 13%, एंड जो सेविंग अकाउंट है वो पोर्शन 30% से ग्रो कर रहा है। इसके कारण ही 58.9% का कासा ये क्लॉक कर पाए। अब कंपनी की इफिशियंसी को जानने के लिए एक और पैरामीटर होता है, उसे कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। तो आरओए का कैलकुलेशन सेम ही होता है जैसे किसी दूसरी कंपनी के लिए होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। बैंकिंग एंड एनबीएफसी पैरेलल्स में अगर 2% का आरओए है that is a very good number. HDFC और कोटक दोनों बैंक का ROA 2.2 and 2.1% है। That shows that both banks are quite efficient in terms of generating profit from their assets. Similarly, return on equity ये बतलाता है कि profit after tax कितना जनरेट किया उन्होंने against their total net worth। तो यहाँ पे HDFC outscores कोटक महिंद्रा by a margin। HDFC का ROE है 20% इस क्वार्टर का, और कोटक महिंद्रा has generated 15% ROE। 15% ROE is still average but not as good as it should be. But historically, Kotak Mahindra has not been able to compete in ROE from HDFC Bank that I have seen. There is a room for improvement for Kotak Mahindra in this parameter. कंपनी की टॉप लाइन तो ग्रो कर गई, बट कंपनी का स्टॉक नीचे गिर गया। प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर रही है, बट कंपनी का स्टॉक नीचे गिरा है। तो समथिंग इज अमिस हियर। क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? ये जानने के लिए हमें इस कंपनी की एसेट की क्वालिटी के बारे में डिटेल में जानना चाहिए। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पे, और वो है एसेट क्वालिटी। और किसी भी बैंक की स्ट्रेंथ पता चलती है उसकी एसेट क्वालिटी से, और एसेट क्वालिटी को देखने का सबसे अच्छा उपाय है ग्रॉस एनपीए। एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसे लोन जिस पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जिसके रिपेमेंट्स नहीं आ रहे हैं, और अगर वो 90 डेज से ज्यादा डिले हो जाता है तो वैसे लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करना पड़ता है कंपनी को। ये आरबीआई का एक रूल है जिससे एवरीबॉडी हैज टू कंप्लाई। बट इस क्वार्टर में
समथिंग ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एंड यू आर राइट, इट इज लिंक टू कोविड। तो कोविड के कारण क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। तो जैसा हमें पता है 31 अगस्त तक मोरेटोरियम एक्सटेंड किया गया था बैंक्स टू एनी बोरोवर्स। तो रूलिंग ये थी कि 31 अगस्त के पहले अगर कोई अकाउंट एनपीए डिक्लेयर नहीं था हिस्टोरिकली, तो वो 31 अगस्त के बाद उसे आप नया एनपीए क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनपीए फिर वुड बी एट्रिब्यूटेड ड्यू टू कोविड डाउनटर्न। तो कोविड के कारण जो एनपीए डिक्लेयर नहीं करने की छूट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और दैट वर्क फॉर कोटक महिंद्रा बैंक, और इसके कारण उनकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड एवरीथिंग लुक ओके। कंपनी की ग्रॉस एनपीए पे पहले नजर डालते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट है उसमें आप देख पा रहे हैं कि कंपनी की ग्रॉस एनपीए स्लाइटली ओवरबोर्ड जा रही है पिछले 1-2 सालों में। पिछले 12 महीने में कंपनी हैज क्रिएटेड मोर देन 2% ऑफ ग्रॉस एनपीए, जो कि इनके हिस्टोरिकल एवरेज से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि कंपनी हैज नॉट बीन एबल टू मेंटेन इट्स सुपीरियर एसेट क्वालिटी, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो वहां पे दे नीड टू वर्क। मैं जो सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दे रहा था उसके कारण कंपनी को 2.25% का ही ग्रॉस एनपीए डिक्लेयर करना पड़ा। बट अगर ये रूलिंग नहीं आती तो कंपनी को 3.27% का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करना पड़ता। 3.27 अगेंस्ट 2.25, यानी 1% का एडिशनल एनपीए क्रिएट हो जाता अगर ये रूलिंग नहीं आती। दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द एसेट क्वालिटी। इसी के कारण इस कंपनी की स्टॉक प्राइस पे इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3.27 ग्रॉस एनपीए इज वेरी बिग नंबर, एंड दैट टू for a reputed bank like in Kotak Mahindra Bank is not acceptable number. So that's why बहुत सारे FIIs and investors have started selling Kotak Mahindra Bank Limited, and that resulted into stock price falling by 4-5% over a couple of days. The asset quality can be controlled by exposure. अगर आप risky sectors में exposure लेते हैं तो आपकी asset quality deteriorate हो, और ये measure करने के लिए RBI has declared that every bank has to declare its real estate exposure in its balance sheet. कोटक महिंद्रा बैंक की real estate exposure जो कि 8% है, को कंपेयर करें HDFC बैंक से जो कि 9% है, it fares well. ICICI and Axis they are in double digits. So real estate के मामले में, risky exposure के मामले में कोटक महिंद्रा have been a conservative bank so far. तो कंपनी लोन किसे देती है? आपके सामने एक डिस्क्लोजर है कंपनी की तरफ से, उसमें ये बताते हैं कि इन्होंने NBFC सेगमेंट को ज्यादा लोन देना शुरू किया है, और उसमें भी उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस को ज्यादा लोन देना शुरू किया है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर सेफ बिजनेसेस सो फार, एक्सेप्ट DHFL एंड इंडिया बुल्स हैव बीन कपल ऑफ केसेस जहां पे डिफॉल्ट्स भी हुए हैं, बट डिपेंड्स करता है कि वो किस तरह की क्रेडिट क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। बट ILFS और DHFL के डिफॉल्ट के बाद जो हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है वो रेगुलेट हुआ है फर्दर, और उसके कारण इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, और शायद इसीलिए कोटक महिंद्रा हैज स्टार्टेड डिप्लॉइंग मोर फंड टुवर्ड्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। बट इंक्रीजिंग NBFC एक्सपोजर is not a very good sign, so that may lead to potential NPA, because NBFC has been a tricky play all the time during last 20-25 years, which we have seen. There is a word of caution here. So let's move to the next segment, which is valuation. जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी बैंक को जज करने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो कोटक महिंद्रा बैंक की प्राइस टू बुक वैल्यू अभी है 4.5, और वहीं HDFC बैंक की प्राइस टू बुक वैल्यू इज 4.2। तो बहुत सारे लोग आर क्वेश्चनिंग दैट why Kotak Mahindra Bank should be given a larger price to book against the HDFC Bank, which has been more consistent. So that is one thing which is the question mark against Kotak Mahindra, because अभी gross NPA उन्होंने कंट्रोल कर रखा था, बट वो भी that seems to be going out of control. So price to book value of 4.5 looks non-maintainable, और इसीलिए इस स्टॉक पे प्रेशर है अभी। और अगर कुछ ब्रोकरेजेस हाउस की बात करें जो इस स्टॉक को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, उनकी रिकमेंडेशन देखते हैं, तो गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग दिया है विद अ टारगेट ऑफ 1986, मॉर्गन स्टैनली ने भी बाय दिया है विद अ टारगेट ऑफ 2025। वहीं दो रेटिंग एजेंसी जो प्रोमिनेंट हैं, UBS एंड CLSA, इन लोगों ने इन दोनों स्टॉक्स पे सेल रेटिंग दिया है, और इनमें से एक का कहना यह है कि ये HDFC से 30% प्रीमियम पे अवेलेबल है, दैट्स व्हाई इट शुड नॉट बी द केस, एंड इसीलिए दे हैव गिवन अ सेल रेटिंग। बिफोर कमिंग इनटू दिस सेगमेंट, आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। मेरा मानना यह है कि कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं, देन यू शुड नॉट सेल योर स्टेक।
सो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि किसी इन्वेस्टर ने अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोटक महिंद्रा में स्टेक ले रखा है तो उसे ही शुड नॉट सेल बिकॉज ऑफ दीज थिंग, बिकॉज दीज थिंग्स कम एंड गो एंड दिस कंपनी हैज अ स्टेलर रिकॉर्ड ऑफ 25 इयर्स का 25% से ज्यादा का प्रॉफिट ग्रोथ कराने का। लॉन्ग टर्म स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट, बट फॉर पीपल हु कम्स एंड गो, उनके लिए दिस इज नॉट अ ग्रेट वैल्यूएशन टू एंटर because I think there would be a drag on this valuation. It may go down to 1500 के आसपास अगर ये जाता है, उस समय इस कंपनी को जरूर खरीदें and that hold it for long term because 1500 is a price जहां पे इनकी जो P by E होगी that would be 44 के करीब होगी, अभी ये 54 के करीब है, तो यहाँ से अभी अराउंड 20% का डिस्काउंट तक जा सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म एवरेज 44 का है। वहां तक अगर लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास पी पे आ जाता है तो वहां से I think there would be a steep resistance. उसके बाद stock would an upper trajectory to follow. If you are watching this stock, then wait it till it further falls. But for a long-term player, it is not a thing to worry about. This type of price fluctuation keep happening, especially in stocks like Kotak Mahindra, जहाँ पे FII has deeply invested. तो FII जहाँ पे होता है वहाँ पे fluctuations होते हैं। So इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और आप चाहते हैं कि साधन आप कि पोर्टफोलियो का कोई स्टॉक एनालाइज करे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाएं और लिखें अपना फेवरेट होल्डिंग स्टॉक जो आपकी मेन होल्डिंग हो। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक कुड बी अ मेन होल्डिंग इन मेनी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, तो आप भी अपनी मेन होल्डिंग कंपनी जो है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं उसके अगेंस्ट जरूर रिप्लाई करूंगा और अगर पॉसिबल है तो वीडियो भी बनाऊंगा। आशा है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।